दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं हिज स्टोरी में। पूर्व मध्यकालीन भारत के टॉपिक को अभी तक हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने तराइन के द्वितीय युद्ध तक एवं पृथ्वीराज चौहान के हार के परिणामों के ऊपर चर्चा किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के जीत एवं पृथ्वीराज चौहान के कई परिणाम हुए, जिनमें सर्वप्रमुख दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को माना गया। इस काल में कई राजवंशों ने शासन किया, जिसमें प्रमुखतः तुर्क एवं अफगान थे। सर्वप्रथम गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया, इसके बाद खलजियों ने किया, फिर तुगलक आए, इसके बाद सैयद वंश के लोगों ने शासन किया और अंततः लोदी वंश के लोगों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश के काल के ऊपर चर्चा करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक वही गुलाम था जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का संरक्षक नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के अधीन सूबेदार के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके बाद मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुछ परिस्थितियों के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से शासन कर रहा था, मगर बाद के समय में उसने अपनी राजधानी लाहौर हस्तांतरित कर दी। आज के इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा विशेष ध्यान कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक जीवन एवं एक सूबेदार के रूप में उसकी उपलब्धियों के ऊपर रहेगा। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। उद्देश्य हम प्रारंभ उद्देश्य से करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का नाम आता है। दिल्ली सल्तनत के इस टॉपिक में हम लोग गुलाम वंश के ऊपर चर्चा करेंगे,
इस अध्याय में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, गियासुद्दीन बलबन के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि मोहम्मद गौरी के बाद गौरी का जो भारतीय साम्राज्य था वह उसके गुलामों में बांट दिया गया, जिसमें गजनी एवं उसके आसपास का क्षेत्र, एलदूज को सिंध तथा उसके आसपास का क्षेत्र कुवाचा को एवं दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को और बंगाल और बिहार का क्षेत्र बख्तियार खिलजी को दे दिया गया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, इसलिए इस वंश को दास वंश अथवा गुलाम वंश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए हम कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में एक उच्च कुल में हुआ था। दोस्तों, यह तुर्किस्तान जो जगह है वो मध्य एशिया में पड़ता है। आज के देश में तुर्किस्तान एक मुक्त कंट्री है। यद्यपि वह देखने में अत्यंत कुरूप था, किंतु कुशाग्र बुद्धि का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक देखने में कुरूप था, लेकिन वो अपनी बुद्धि का बहुत ही तेज था। उसमें प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई थी। बाल्यकाल में ही उसे गुलाम बनाकर फारस के काजी के हाथों बेच दिया गया, जिसके बाद क्रमशः कई अमीरों से बिकता हुआ वह अंततः मोहम्मद गौरी के पास आ गया। मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदकर अपना गुलाम बना लिया। कुतुबुद्दीन ने अपनी सैनिक योग्यता से मोहम्मद गौरी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, जिससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने उसे सेना की एक टुकड़ी का नायक बना दिया। कुछ दिनों के बाद कुतुबुद्दीन अमीरे आखुर का अध्यक्ष बनता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अपने साथ लाता है। कुतुबुद्दीन अनेक युद्धों में अपने स्वामी को सहयोग देता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में सफलता के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन को भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था। एक सूबेदार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। तराइन के युद्ध की सफलता के बाद कुतुबुद्दीन दिल्ली में तोमर शासक को 1193 में परास्त करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया एवं दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इसी वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुलंदशहर और मेरठ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जब बनारस एवं कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया तो चंदवार के युद्ध में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी की सहायता की, जिसके एवज में कन्नौज को जीतकर गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। दोस्तों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1194 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी भारत वापस आता है तो वह गढ़वाल नरेश राजा जयचंद, जो उस समय कन्नौज का शासक था, को चंदवार के युद्ध में पराजित करता है। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्वामी की सहायता करता है, जिसके पुरस्कार स्वरूप मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को कन्नौज का शासन सौंप देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 1194 तक अजमेर दिल्ली के साथ साथ कन्नौज का भी क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार में आ जाता है। 1194 में अजमेर में पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध पहला विद्रोह किया। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके भाई हरिराज ने विद्रोह किया था, जिसे दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर आता है। इस युद्ध में हरिराज पराजित होता है एवं पराजय की आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लेता है। इसी के साथ अजमेर पर पुनः मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। इसी वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक रणथंभौर का किला भी जीतने में कामयाब हो जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सूबेदार के रूप में पृथ्वीराज कन्नौज को जीतता है, फिर अजमेर को पुनः जीतता है और रणथंभौर को जीत पाता है। रणथंभौर और अजमेर को जीतने के बाद 1195 ईस्वी में वह गुजरात पर आक्रमण करता है। वहां के शासक भीमदेव को परास्त कर अपार संपत्ति को प्राप्त करता है। (1202 ईस्वी में वह कालिंजर को भी लूटता है। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साम्राज्य के विस्तार में लगा हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी, जिसने मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था, ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया एवं बंगाल में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जाती है, जिसकी राजधानी गौड़ को बनाई जाती है। इस तरह मोहम्मद गौरी के जीवन काल में ही लगभग समस्त उत्तर भारत मुस्लिम सत्ता के अधीन हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयों के चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के क्रम में आपने देखा होगा कि कुछ
भाषा की अशुद्धियां थी जो टाइपिंग एरर के कारण हुई है। वस्तुतः मैं इसे टाइप नहीं करता हूं, जबकि वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसकी टाइपिंग की जा रही है, जिसके कारण कुछ परेशानियां हो रही है। शीघ्र अतिशीघ्र टाइपिंग मिस्टेक की परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा। धन्यवाद।